नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज मैं आरएसएस की बात करूंगा क्योंकि आरएसएस इस समय देश पर इतना बड़ा खतरा बन चुका है। और क्यों बन चुका है, कैसे बन चुका है, यह आपसे साझा करेंगे मेरे दोस्त। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत के ढांचे को, भारत के अस्तित्व को पूरी तरह से दीमक की तरह आरएसएस खा रहा है। इसीलिए मेरा मानना है कि आरएसएस पर बैन क्यों नहीं, आरएसएस पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं, और आरएसएस चल कैसे रहा है। अगर आरएसएस के बारे में आज आरएसएस के बारे में उसके इतिहास को लेकर बात नहीं करेंगे। आरएसएस का इतिहास काला था, काला है और काला रहेगा। आरएसएस आजादी की लड़ाई के समय से देशद्रोह के लिए ही जाना जाता था और आज तक वो उसी काम में संलग्न है। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात कि आरएसएस की स्थापना किसने की, क्यों की, उसका इतिहास क्या है और आज तक वो क्या कर रहा है। और हम समझते हैं दुनिया का, विश्व का या भारत का इतना बड़ा संगठन, सबसे बड़ा संगठन या जो भी कह सकते हैं, अगर है और बना तो कैसे बना, किस आधार पर बना, किस कानून के तहत बना। क्या आरएसएस गैर कानूनी है? क्या आरएसएस कानून की प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है? कानून के जो नियम हैं उसे मानता है? कानून के संविधान का पालन करता है? मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता। मैं जब देखता हूं, और समाज में आप भी देखते होंगे, छोटा मोटा अगर नुक्कड़ पर कोई दुर्गा पूजा या कोई छोटा मोटा समारोह या समाज का लगातार करने का, हर साल करने का अगर कोई प्रयास करता है, छोटा मोटा कोई संगठन सब मिल करके बना लेते हैं, तो वो जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो उनसे इतने सवाल पूछे जाते हैं और इतने पेपर मांगे जाते हैं कि काफी मुश्किल होता है वो प्रक्रिया को पूरा करना और झेलना। आप भी जानते होंगे, हर गली नुक्कड़ में या हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर जगह, हर देश के हर कोने कोने में इस तरह के छोटे छोटे संगठन होते हैं, एनजीओज होते हैं, ट्रस्ट होते हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरएसएस ना तो ट्रस्ट है, हां एक बहुत बड़े, अच्छे या बुरे वो जाने दीजिए, एक बहुत बड़े समूह का संगठन है। लेकिन वो कानून की किस प्रक्रिया के अंदर, क्या भारत के संविधान में रजिस्टर्ड है? और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो देश और विदेश से भी इतने बड़े बड़े फंड वो ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर मिशनरियों के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा धन, या भारतीय जनता पार्टी के बाद, अगर भारतीय जनता पार्टी को ही कह दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी किसी इस तरह के कुछ लोगों के गिरोह, यानी कुछ लोगों के समूह को इतना बड़ा पैसा के पास, इतना बड़ा पैसा है जितना किसी के पास नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर अगर आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो इतना बड़ा संगठन किस आधार पर, किस कानून के तहत कैसे चलाता है? मेरे ये सवाल हैं साधारण से। जब छोटा मोटा एक आप खाता खोलने चले जाइए, छोटे मोटे प्रक्रिया में एक रजिस्ट्रेशन लेने चले जाइए, दो चार आदमियों का एक समूह बना लीजिए, आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, आपको सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। लेकिन आरएसएस के लिए सारी बातें आरएसएस पर यह लागू नहीं होती। तो आखिर आरएसएस है कौन और है कैसे? उसका वजूद भारत में कैसे है? और अगर गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से? कम से कम यह सरकार तो नहीं लगाएगी, यह निश्चित है। क्यों? इस बात को आगे आप समझिए मेरे दोस्त। आरएसएस आपने देखा होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे और आप दीमक के बारे में जानते होंगे, दीमक की लाइफ स्टाइल और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानते होंगे, तो आपको जानकारी होगी कि दीमक का एक बहुत बड़ा विशाल जीव होता है जो जमीन के अंदर रहता है, वो जो दीमक को पैदा करता है।
और बड़ी बड़ी संख्या में पैदा करता रहता है, जो काम इस समय आरएसएस कर रहा है, दीमक का वो जाइंट बेस। और दीमक कौन है? दीमक है भारतीय जनता पार्टी या जितने भी मतलब ये भगवा संगठन हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से निकले हुए हैं, आरएसएस से बने हुए हैं, ये सब है दीमक। और पूरे देश को दीमक क्या करता है? दीमक उस गहरी जमीन में बैठे उस जाइंट बड़े जानवर की पैदावार वो बाहर निकल करके कुछ भी नष्ट करता रहता है, कुछ भी खा जाता है, खड़े खड़े पेड़ खा जाता है, खेत खा जाता है, आपके घर में रखी अलमारी या मतलब जहां भी अगर वो पहुंचता है और अपना जाल बुनना शुरू करता है, बनाना शुरू करता है, वहां आदमी का रहना मुश्किल हो जाता है। और वो खा करके सब कुछ, कहते हैं कि वो जैसे जैसे मादे बनाता है, दीमक के वो लॉबी बनाता है, वैसे वैसे जहां से जो इकट्ठा होता है वो नीचे ले जाता है और उस जाइंट जानवर मतलब अपने जिससे वो पैदा होता है, अपने माँ या बाप, उसको जो भी मान लीजिए, उसको खिलाता है, उसके यहां इकट्ठा करता है, उसको देता है, वहां ले जाता है, उसका भोजन पहुंचाता है। एक साधारण सी सेना नहीं कह सकते उनको, एक साधारण सा वो एक हमलावर पैदा करता है जो बाहर जाकर लूटपाट करता है और तोड़फोड़ करता है, सब कुछ खा जाता है, खा करके इकट्ठा करके लाता है और उसे देता है। वही आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या उसके जो भी संगठन हैं, जो भी हैं, आज पूरे देश को चाहे इन किन प्रकार, महंगाई से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, लोगों को गरीबी में झोंककर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, इन किन प्रकार ने जो लूट मचा रखी है पूरे देश में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने मां, यानी वो मां है या बाप, चाहे जो भी, लैंगिक रूप से मुझे नहीं मालूम कि जमीन के अंदर जो कीड़ा रहता है वो क्या है जो इनको पैदा करता है, उसके पास पहुंचाता है। और वही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को खोखला करके आरएसएस की जेबें भर रही है, आरएसएस को खिला रही है। और कोई सवाल नहीं, यहां तक कि प्रधानमंत्री लाल किले से उसे बहुत बड़ा एनजीओ साबित करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम कानून के इस बारीकी के बारे में, एनजीओ की क्या बाध्यता होती है और उसको किस प्रक्रिया से एनजीओ बनता है, बनाया जाता है, लोग चलाते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई ना कोई प्रक्रिया और संस्थान या रजिस्ट्रेशन या जो भी हो, उस तो होता ही होगा, उसकी जांच होती होगी, उसका ऑडिट होता होगा, उसके पास कितना पैसा है, कहां से आया है, इसका हिसाब किताब निश्चय ही होगा, तभी एनजीओ चलता है। लेकिन इस एनजीओ के बारे में, जो नरेंद्र मोदी का माई बाप एनजीओ है, जो नरेंद्र मोदी का मदर एनजीओ है, वो पूरे देश को खाया जा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उसके पास क्या है, कहां से है, कितना है और कैसे है। मेरे दोस्त, मैंने पहले भी बता चुका हूं, नरेंद्र मोदी एक प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका के, भारत पर। निश्चय ही आरएसएस को पालने वाला, पैसा देने वाला, खड़ा करने वाला आरएसएस ही अमेरिका ही होगा, सीआईए ही होगा। ऐसे ही कोई बाहरी ताकत होगी जो इनको ताकत दे रही थी और इनसे नरेंद्र मोदी को लेकर के ट्रेंड किया। नरेंद्र मोदी की अपनी कोई कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, खुद कहते थे कि वो भीख मांगकर खाते थे, तो उनकी अपनी कोई कैपेबिलिटी और कैपेसिटी तो थी नहीं जिसके बल पर वो अमेरिका की यात्राएं करते, वहां जाकर ट्रेनिंग लेते। तो ये सब कुछ उन्होंने आरएसएस के बल पे किया। आरएसएस को ये प्रोजेक्ट निश्चय ही सीआईए और अमेरिका ने दिया होगा, शामिल किया होगा, निश्चय ही उसके बदले एक बहुत बड़ा धन दिया होगा आरएसएस को। और आरएसएस तो वैसे दुनिया भर से उगाही कर रही है, पैसे ले रही है, भारत में उगाही कर रही है। वैसे राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला आया है, वो भी आरएसएस इनडायरेक्टली उसके ही हाथ में चल रहा है। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरे मन में है, जो मेरी शंका है, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि आरएसएस किस आधार पर, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत और कैसे चल रहा है। आरएसएस इतने बड़े बड़े पैसे जो उगाही कर रहा है, जो ले रहा है, जिसे दक्षिणा का नाम दे रहा है, जहां अरबों रुपए, कोई अरबों रुपए दक्षिणा में देता है, यह मानने वाली बात होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे हथियारों से ईडी के डर, ईडी के एक्सटॉर्शंस आर्मी के जरिए और सीबीआई, आईटी, इन सब के जरिए जो लोगों को डराकर धमका करके जो वसूलियां की जा रही हैं, वो भी आरएसएस के पास पहुंचाया जा रहा है, उसका हिस्सा। बाकी तो बीजेपी लूट करके कितनी बड़ी संगठन पैसे के मामले बन चुकी है, आपको पता ही है। किसी को भी खरीद लेती है, किसी को भी
कुछ भी बेच देती है और किसी को भी खरीद लेती है। वो कुछ खरीद सकती नहीं है, उसकी औकात कुछ बनाने की या कुछ खरीदने की नहीं है। वो कुछ भी किसी को भी बेच देती है और कुछ भी छीन लेती है, ले लेती है और सब कुछ वो आरएसएस तक पहुंचाती है। आरएसएस को अगर आप देखेंगे तो, और आरएसएस और बीजेपी के कार्यकलाप को इस समय आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरा और तौर तरीका काम करने को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये राजनीति में वोट चोरी एक बात सामने आई, सीट चोरी फिर सामने आई। अब तो लगता है कि राजनीति में बहुत बड़े आतंकवाद का प्रादुर्भाव हो गया है। एक आतंक बनकर के पूरे देश में, पूरी राजनीति में बीजेपी आरएसएस छा चुकी है और लोगों को डरा करके, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो चाहे बलात्कारी हो चाहे व्यभिचारी हो, उसे अपने पाले में लाना, अपने खाते में लाना, अपने साथ में लाना, अपनी सेना में शामिल करना, अपने साथ उसे दीमक बनाना, इस प्रक्रिया में तो मैं नहीं समझता कि किसी आतंकवादी गतिविधियों से कम करके कुछ कर रही है। अब इसे आप क्या कहेंगे? आप जो वेस्ट बंगाल में निश्चय ही चोरी करके, निश्चय ही गलत तरीके से वहां चुनाव जीता गया, मेरी कोई सिंपैथी ममता बनर्जी के साथ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी एक इसी तरह के टेरर का इस्तेमाल करके अपने आप को स्टैब्लिश किया था, जो गलत था। लेकिन अब जो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां वेस्ट बंगाल में कर रही है, राजनीतिक आतंकवाद का जो चेहरा वेस्ट बंगाल में वो दिखाने की कोशिश कर रही है, या दिल्ली से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जो कुछ फैला रखा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में उसने किया या जिस तरह से और जगह और पार्टियों के साथ किया, चाहे शिवसेना हो चाहे शरद पवार की पार्टी हो, शायद एनसीपी या जो भी है, उससे कई गुना आगे बढ़ करके एक आतंक का सहारा लेकर के आतंकी तरीके से ना सिर्फ टीएमसी की राजनीति को खत्म करना चाहती है, बल्कि डरा करके, धमका करके, उनको आतंकित करके, आतंकवाद फैला करके ममता बनर्जी को और टीएमसी से जुड़े दूसरे नेताओं को पूरी तरह से निपटा देना चाहती है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे और क्या मानेंगे? तो सवाल यह उठता है कि जो, या फिर अभी अभी जो घटनाएं आज घट रही हैं, जयंती नटराजन का नामांकन रद्द करवाना, जबरदस्ती, उस पर जो ड्रामे चल रहे हैं आज, जिस तरह से वोट चोरी की जा रही है, जिस तरह से सीट चोरी की जा रही है, जिस तरह से नेता चोरी की जा रही है, जिस तरह से नेता अपहरण किए जा रहे हैं, जिस तरह नेताओं को डराया धमका जा रहा है, जिस तरह से आतंकित किया जा रहा है, ये लोकतंत्र है या आतंकवाद की पराकाष्ठा? ये लोकतंत्र के खात्मे का, मैं समझता हूं अब लोकतंत्र तो भारत में बचा ही नहीं है, उसके आगे बढ़ करके जो भी हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी आज ऐसा, जैसे मान लीजिए एक अखाड़े में अगर बीजेपी उतरती है और सामने से बीजेपी का कैंडिडेट उतरता है, तो सामने से भी कोई अखाड़े में उतरेगा लड़ने के लिए। बीजेपी की नीति और नियत और सिद्धांत और तौर तरीका यह है कि उसे पहले ही मार दो, बिना लड़े ही जीत लो। ये क्या है? ये आतंकवाद नहीं है, ये राजनीतिक आतंक नहीं है, तो है क्या? मेरी समझ से बाहर है जो हो रहा है आज। इतनी बड़ी उम्र में, 60-65 साल 70 साल की उम्र में, मैंने कभी पीछे इस तरह की घटनाएं नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है, जिसके जनक नरेंद्र मोदी है। और मुझे इसलिए, मैंने आरएसएस पर इसलिए बात की, आरएसएस को बैन करना, कहने का मतलब जब तक उस जो जमीन के अंदर वो बैठा है, जो दीमक को पैदा कर रहा है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा, तब तक दीमक तो इसी तरह पैदा होते रहेंगे और पूरे भारत में छाते रहेंगे और पूरे लोकतंत्र को खोखला करते रहेंगे, निगलते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि तत्काल प्रभाव से आरएसएस पर पूरे भारत में बैन लगना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इतने बड़ी घटनाएं करने वाली बीजेपी की मां अगर आरएसएस है और आरएसएस चुपचाप अपने बेटे का सारा आतंक देख रही है, तो खतरा दीमक से नहीं है, खतरा दीमक के उस मां से है, दीमक को पैदा करने वाले उस जीव से है।
यानी जो भारत में के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहे हैं, ये भारत की व्यवस्था को, भारत के सिस्टम को, भारत के अस्तित्व को, भारत की अस्मिता को, भारत की जो भी था वैभव को, सब कुछ ये खा गए, दीमक की तरह निगल गए। संस्था कोई नहीं बची है, कहीं कोई ईमानदारी की बात ही करना मुश्किल है। और वो जुडिशरी से लेकर के, वो मीडिया से लेकर के, वो विधायिका से लेकर के, वो सिस्टम से लेकर के, सब जगह पूरी तरह से ये खा गए। जिस तरह दीमक फाइलों को खा जाता है, खा गए ये पूरे लोकतंत्र के सिस्टम को। चरमरा गया है भारत, कभी भी बिखर सकता है, गिर सकता है, ऐसी स्थिति दिख रही है। और इसके बचाने का मुझे लगता है कि सबसे सटीक और पहला तरीका यह होना चाहिए कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, या फिर आरएसएस ये जवाब दे कि इतने बड़े बड़े आतंकित करने वाले कारनामे अगर बीजेपी कर रही है तो उस पर वो चुप क्यों है, मौन क्यों है। जिनको उसने पैदा किया है, वो अगर पूरे देश में आतंक मचा रखा है, मैं नहीं समझता कि अब चुनाव हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अब लोकतंत्र बचा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम हो रहा है। सब कुछ जो कुछ दो चार आदमी मिलकर जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदवा रहे हैं, वही हो रहा है। सारे निर्णय वहीं से हो रहे हैं, 2x2, अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी। और अगर इस चीज को आरएसएस, यानी वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो उसके ऑर्गेनाइजेशन होने पर मुझे एतराज है और मेरे बहुत से सवाल हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि वो किस प्रक्रिया के तहत, किस कानून के तहत, कैसे इतने बड़े बड़े, मान लीजिए अगर वो कोई संस्था चलाती है, स्कूल चलाती है, समाज देखती है, समाज में कुछ करती है, जो भी पैसे आ कहां रहे हैं, क्या ये पैसे ईडी की निगाह में नहीं है, ये पैसे फेरा का उल्लंघन नहीं है, ये पैसे कैसे, क्या ये पैसे अवैध नहीं है जो आज, और क्या जितने पैसे आज आरएसएस के पास है उसका हिसाब दे सकती है आरएसएस, कहां से आए, किसने दिया और कब, और बिना हिसाब दिए कैसे चला सकती है। नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड अपने तरीके से अपना चालू किए, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आरएसएस हम समझते हैं आजादी के बाद से अपने आप को चला रहा है, एक अवैध संगठन, एक अवैध तरीका इनके जो ब्लड में है, इनके जो सिस्टम में है, वो शुरू से ही है। और सच तो यह है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए इन्होंने कितने समझौते किए। मैंने एक उदाहरण दिया, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना ही सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की अस्मिता से समझौता, भारत की एकता और अखंडता से समझौता, भारत के अस्तित्व से समझौता जो अमेरिका से किया गया, और सामने वही है। अडानी को बचाने के लिए, मोदी अपने आप को बचाने के लिए भारत को गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री इसीलिए बनाए गए थे, और जिस लिए बनाए गए थे वो काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दोस्त, मेरा सबसे बड़ा सवाल, जो जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है राजनीति में, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई राजनीति में आने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई चुनाव लड़कर जीतने के बाद अपने आप को कह नहीं सकेगा कि मैं जीत गया। और चुनाव जीतने से क्या मतलब है, किसी के साथ खड़े होकर, किसी पार्टी के साथ खड़ा होकर जीत भी ले तो उसे ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, उसके ऊपर केस करके, फाल्स उसे जेल में भिजवा करके अपनी तरफ मिला लेंगे। ये लोकतंत्र की अर्थी निकल रही है, और ये निकाल रहे हैं, पूरे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं, और पूरा देश मौन होकर देखने के लिए मजबूर हो गया है। अब इतने बड़े खतरनाक कारनामा करने वाले को अगर यूं ही कुछ दिनों तक और छोड़ा गया तो भारत का क्या हाल होगा। चलिए, भारत के बारे में, भारत के अंदर को छोड़ दीजिए, भारत के अंदर जो विष ये फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको छोड़ भी दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जनक आरएसएस से भी अगर सवाल किया जाए कि आज अगर भारत एनर्जी के लिए तड़प रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी, और उनका कंप्रोमाइज होना अमेरिका के सामने, अडानी और अंबानी के लिए, एप्स्टीन फाइल के लिए। ऐसा आदमी प्रधानमंत्री क्यों रहे? फिर आरएसएस मौन क्यों गया? कमाई तो खा रहा है आरएसएस और कह रहा है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। चोरी करने के लिए, डका डालने के लिए, देश लूटने के लिए भेज दिया है अपनी सेना। ये दीमक पूरे देश में फैला दिया है और ये पूरे देश को लूट रहे हैं और खुद उसमें हिस्सेदारी भी ले रही है। और फिर वो एक सामाजिक संगठन कैसे है, किस आधार पे है, किस कानून के तहत है?
आप लोग भी इस बारे में विचार कीजिएगा मेरे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि अब देश को बचाने के लिए कोई लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र बचा ही नहीं है। आप मजबूर हैं अपनी बात उठाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से ही, बस लोकतंत्र उतना ही बचा है, उसके अलावा लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र कहीं नहीं है, संविधान कहीं नहीं है। जो मोदी कह दे वही संविधान है, जो मोदी कर दे वही, उतना ही लोकतंत्र है, बस उतना ही बचा है। आप धरना प्रदर्शन करने के लिए भी आपको इजाजत मिल जाए, आप कुछ बोल लें, उतना ही है। लगाम तो उस पर भी लगाया जा रहा है, लोगों की जबानें बंद की जा रही हैं, लोगों की आवाजें बंद की जा रही हैं, लोगों को बने बताया कि भाई मीडिया को डाबर बना दिया गया, गोदी मीडिया बना दिया गया, और पूरे सिस्टम को, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन और सिस्टम को गोदी बना दिया गया। बचा क्या है? और इसे अगर आप लोकतंत्र कहेंगे तो फिर आतंकवाद क्या है? अगर एक विधायक चुनाव लड़के आता है और उसे इतना डराया जाता है कि वो डर के मारे जाकर कहीं किसी गिरोह में शामिल हो जाता है, तो इसे आतंकवाद नहीं तो क्या कहेंगे? कहां रह गया लोकतंत्र? दो आदमी एक चुनाव मैदान में उतरते हैं, एक आदमी को का पर्चा जबरदस्ती रिटर्निंग ऑफिसर से मिलकर के खारिज करवा दिया जाता है, यानी चुनाव में दंगल में उतरने से, अखाड़े में उतरने से पहले उसको मार दिया जाता है। ये किस आधार पे, कैसा लोकतंत्र है? खैर, मेरी बातें और मेरी चिंता देश के प्रति है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर देश के प्रति आप सोचते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि देश अब लोकतंत्र से बहुत आगे निकल करके आतंकवादियों के जैसे चंगुल में फंस गया हो? जो वो कह रहे हैं वही हो रहा है, जो करवा रहे हैं वही हो रहा है। चुनाव आयोग को हिम्मत नहीं हो रही है कि एक गलत रिटर्निंग ऑफिसर के एक गलत निर्णय को पलट सके। अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का यह हाल है, तो पूरे देश के इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है, आप खुद ही देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस क्यों है? आरएसएस कौन है? आरएसएस क्या है? आरएसएस भारतीय संविधान के किस धारा के तहत, किस नियम के तहत चल रहा है? आरएसएस के पास जो अरबों खरबों रुपए हैं, वो कहां से आए और कैसे आए हैं? इतना बड़ा, जो इतने द्विमुखों को पैदा कर रहा है देश को बर्बाद करने के लिए, उसका वजूद और अस्तित्व क्या है? और अगर वो कानूनन है, कानूनी दायरे में है तो ठीक, अगर नहीं तो उस पर बैन क्यों ना लगे? और उस पर बैन तो कई बार लग चुका है समय समय पर, उसके कारनामों के चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लाल किले से उसे एनजीओ कह देते हैं, इससे वो एनजीओ नहीं हो जाता। और अगर कोई भी एनजीओ, आज पूरा देश विचलित है, एक एक आदमी छटपटा रहा है कि भारत में ये क्या हो रहा है और भारत का आगे क्या होगा। जो कम से कम राष्ट्र के बारे में सोचता है, राष्ट्रवादी है या भारतीय, अपने आप को भारतीय मानता है, इनकी तरह नहीं कि जब भी प्रेशर बढ़ा, गलती पकड़ी गई तो झोला उठाओ, देश छोड़कर भाग लो। अगर ऐसा आप सोचते हैं, आप भारत को अपना नहीं मानते, आप सोचते हैं कि कल कुछ गलत होगा तो हम निकल लेंगे, तो बात अलग है। अगर सोचते हैं कि आप भारतीय हैं, आप इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में रहना चाहते हैं, इसी मिट्टी में आप सब कुछ अपना वजूद मानते हैं इसे, तो लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा आपके सामने, और वो भी सड़क पर उतर करके। शायद उतनी जगह बची है कि आप सड़क पर उतनी मांग कर सकें, इनके आतंक से बच करके, या इनके आतंक को खत्म करने के लिए, या इनके आतंक का मुकाबला करने के लिए आप सड़क पर उतरे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और जाते जाते मेरे दोस्त, भारत की सभी छोटी मोटी पार्टियों के लिए वो फिर से विचार करें कि क्या वो अकेले भारत को संभाल सकते हैं। अगर नहीं, तो जो सबसे बड़ा संगठन जो भारत को बचाने में लगा हो, दिख रहा हो कि ये भारत के लिए, भारत को बचाने में, भारत के लोकतंत्र को बचाने में, भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसके साथ जाकर खड़े हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत की सभी छोटी पार्टियों को आज बिना देर किए कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, वरना उनका जो वजूद बचा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा।